हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन के आधार पर वर्गीकरण। तो कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन के आधार पर यानी जल के अपघटन के आधार पर इसको 3 भागों में विभक्त किया गया था, जिसमें पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड और तीसरा था पॉलीसैकेराइड। जिनमें ओलिगोसैकेराइड के 2 एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए थे। तीसरा है सुक्रोज। तो सुक्रोज है, ये क्या है, एक डाइसैकेराइड होता है, अर्थात पादपों में शर्करा का या कार्बोहाइड्रेट का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। सुक्रोज है, इसका अणुसूत्र C12H22O11 होता है। सुक्रोज है, ये गन्ने से प्राप्त होने के कारण इसे गन्ने की शर्करा, व्यापारिक शर्करा या फिर रसोई घर की शर्करा भी कहा जाता है। सुक्रोज के जल अपघटन से, जब सुक्रोज का जल अपघटन किया जाता है इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, जिनमें एक ग्लूकोज व दूसरा फ्रक्टोज होता है। जब सुक्रोज है, इनमें एक प्राप्त होती है जल अपघटन से फ्रक्टोज और दूसरी होती है ग्लूकोज। तो जो फ्रक्टोज है, ये तो बीटा डी फ्रक्टोज के रूप में, जबकि ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज के रूप में उपस्थित होती है। तो सुक्रोज है, ये पादपों में शर्करा का जो परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में होता है। डाइसैकेराइड होने के कारण इसका अणुसूत्र C12H22O11, गन्ने से प्राप्त होने के कारण इसे गन्ने की शर्करा, इक्सु शर्करा, व्यापारिक शर्करा या रसोई घर की शर्करा भी कहा जाता है। सुक्रोज का जब जल अपघटन किया जाता है तो फ्रक्टोज एवं ग्लूकोज प्राप्त होता है, जिनमें से फ्रक्टोज है, ये तो बीटा फॉर्म में, जबकि ग्लूकोज है, ये अल्फा फॉर्म में पाया जाता है। जब इसकी हावर्त संरचना बनाते हैं, हावर्त संरचना का निर्माण करते हैं, तो किस प्रकार से कि इन दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयों के मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होता है, और ग्लाइकोसाइडिक जो बंध बनता है उनकी दिशा किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले अल्फा डी ग्लूकोज की बात करें तो ये 6 सदस्यीय वलय के रूप में, तो इसे कहा जाता है पाइरेनोज वलय। अल्फा डी ग्लूकोज में OH H OH H OH। सेकेंड है बीटा डी फ्रक्टोज है, इसके अगर संरचना बनाए तो ये फ्यूरेनोज वलय के रूप में पाया जाता है। बीटा डी फ्रक्टोज, यहां पे 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4
5 और 6। जब ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होगा तो 1 और 2, तो ग्लूकोज में 1 कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है CHO समूह और फ्रक्टोज की जो संरचना है उसमें सेकेंड कार्बन परमाणु पर होता है कीटोनिक समूह। तो जब इनके मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होगा तो यहां से जल के अणु का निष्कासन, और जब जल के अणु का निष्कासन होगा तो दोनों मोनोसैकराइड इकाइयां जुड़ करके और सुक्रोज की हावर्त संरचना का निर्माण करते हैं। ओ जब इनमें जल के अणु का निष्कासन होगा तो 1 और 2 कार्बन परमाणु यानी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन परमाणु ऑक्साइड बंध के द्वारा बंधित होकर ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण करता है। तो ये जो संरचना है ये है सुक्रोज की हावर्त संरचना। ये जो बनने वाला जो बंध है ये है ग्लाइकोसाइडिक बंध। ग्लाइकोसाइडिक जो बंध है अगर इनकी दिशा देखें तो यहाँ पे देखो ये का है फर्स्ट और इसका ये कौन सा है सेकंड। तो फर्स्ट एवं सेकंड कार्बन परमाणु के मध्य जल के निष्कासन के फलस्वरूप ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण हो रहा है। तो ग्लाइकोसाइडिक बंध की दिशा 1 से 2 होती है। सेकंड बात करें तो सुक्रोज है ये एक अनअपचायी शर्करा होती है। अनअपचायी शर्करा क्यों है? क्योंकि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टोलेन अभिकर्मक या फिर फेलिन अभिकर्मक के द्वारा अपचयित नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि यानी जिन कार्बोहाइड्रेट में स्वतंत्र एल्डिहाइड या स्वतंत्र कीटोनिक समूह उपस्थित नहीं होता है वो अनअपचायी शर्करा की श्रेणी में गिना जाता है। तो यहाँ पे देखो जब सुक्रोज की हावर्त संरचना देखते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जुड़ने से इसका निर्माण होता है। तो ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन परमाणु पर क्रियात्मक समूह होता है CH और इस फ्रक्टोज में सेकेंड कार्बन परमाणु पर होता है कीटोनिक समूह। और फर्स्ट और सेकेंड कार्बन परमाणु ग्लाइकोसाइडिक बंध में प्रयुक्त होने के कारण ये इसके ऊपर यानी इसमें स्वतंत्र एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह अणु उपस्थित होता है जिसके कारण इसको अनअपचायी शर्करा कहा जाता है। तो ये तो हो गई इसकी अनअपचायी। लेकिन जो फ्रक्टोज है यानी सुक्रोज है इस सुक्रोज को इनवर्ट शर्करा, इनवर्ट शुगर या फिर प्रतीप शर्करा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इनवर्ट का मतलब होता है उल्टा। तो देखें कि जो सुक्रोज है इसको इनवर्ट या प्रतीप शर्करा कहा जाता है क्योंकि सुक्रोज का जब जलब गठन किया जाता है तो जलब गठन के पश्चात इसका जो ध्रुवण घूर्णन है या इसका जो ध्रुवण घूर्णन है वो क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित कैसे? कि जलब गठन से पहले जो सुक्रोज है ये होती है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, लेकिन जलब गठन के जो पश्चात है ये वाम ध्रुवण घूर्णक हो जाता है या वाम ध्रुवण घूर्णक में परिवर्तित हो जाती है। इस कारण इसको इनवर्ट शुगर कहा जाता है। तो ये तो हो गई ओलिगोसैकराइड। जो अपना जो लास्ट का जो टॉपिक बचा है जल अपघटन के आधार पर वो है पॉलीसैकराइड।
तो कार्बोहाइड्रेट है, उसका जल अपघटन का जो थर्ड या वर्गीकरण का जो तीसरा भाग है वो है पॉलीसेकेराइड। और जो पॉलीसेकेराइड होते हैं ये मोनोसेकेराइड इकाइयों के बहुलक होते हैं, अर्थात मोनोसेकेराइड इकाइयों की बहुलकन से पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। तो थर्ड पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, पॉली जो सेकेराइड है ये मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड के बहुलक होते हैं, बहुलक होते हैं। जब इनका जल अपघटन किया जाता है तो जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं। पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड इनका सामान्य सूत्र C6H10O5N होता है। और जो बहुलक है, बहुलक को जो प्रदर्शित करते हैं तो अंत में N लगा करके उसको प्रदर्शित किया जाता है। सामान्य सूत्र है इसका C6H10O5N। जो पॉलीसेकेराइड है ये प्रकृति में सबसे अधिक पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। ये किसमें, यानी सेल वॉल में पाए जाते हैं। यहां पे देखो जो पॉलीसेकेराइड है इसके एग्जाम्पल, फर्स्ट है स्टार्च, और स्टार्च को कहा जाता है मंड। जो स्टार्च है तो अपन पादपों में भोजन का संचय ये तो होता है स्टार्च के रूप में। जबकि यदि जंतुओं की बात करें, तो जंतुओं में भोजन का संचय ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में। थर्ड एग्जांपल है सेल्यूलोज, और लास्ट का है इन्युलिन। ये इन्युलिन है, ये डहेलिया की जड़ों में पाया जाता है। तो पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड के बहुलक होते हैं। इनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। सामान्य सूत्र C6H10O5N। सेल वॉल ये कोशिका भित्ति में क्या होते हुए पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और इन्युलिन। अब अपन सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं स्टार्च। स्टार्च या मंड। स्टार्च पादपों में भोजन का संचय, ये भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। दूसरा, ये जो है ये चावल, मक्का, आलू आदि में पाया जाता है। थर्ड है इसका अणुसूत्र होता है C6H10O5N। स्टार्च है, इसमें दो प्रकार की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। एक श्रृंखला होती है एमाइलोज या एमिलोज, जबकि जो दूसरी जो श्रृंखला होती है ये होती है एमाइलोपेक्टिन या फिर एमिलोपेक्टिन।
तो यहाँ पे देखो जो स्टार्च है, पादपों में भोजन का संचय किसमें पाया जाता है, अणुसूत्र क्या है। और ये जो स्टार्च है ये दो श्रृंखलाएं पाई जाती है स्टार्च में, जिसमें एक को कहा जाता है एमाइलोज या एमिलोज और दूसरी होती है एमाइलोपेक्टिन या एमिलोपेक्टिन। एमाइलोज जो श्रृंखला है ये स्टार्च की का घुलनशील, दूसरा अशाखित श्रृंखला अणु होता है। तो सबसे पहला लेते हैं अपन एमाइलोज। एमाइलोज और जो स्टार्च जो है ये अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का बहुलक होता है, अर्थात जो स्टार्च की जो संरचना है उनमें अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयां जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला का क्या करती है, निर्माण करती हैं। तो सबसे पहला लेते हैं अपने श्रृंखला एमाइलो या एमिलोज। एमिलोज श्रृंखला ये जो है स्टार्च का घुलनशील भाग। सेकंड, घुलनशील भाग के साथ साथ ये स्टार्च का अशाखित श्रृंखला अणु होता है। थर्ड है ये जो है स्टार्च का 10 से 20% भाग बनाता है। नेक्स्ट, एमाइलोज में ग्लूकोज की 250 से 300 एकलक इकाइयां ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ी होती है और ग्लाइकोसाइडिक जो बंध है उसकी दिशा 1 से 4 होती है। तो जब इसका निर्माण करेंगे तो किस प्रकार से 250 से 300 एकलक इकाइयां जुड़ी हैं, अर्थात इनमें ग्लूकोज की 250 से 300 श्रृंखलाएं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, अर्थात ये अल्फा डी ग्लूकोज की 250 से 300 एकलक इकाइयों के बहुलकन से प्राप्त होता है। अल्फा डी ग्लूकोज की जब इसकी एमाइलोज की संरचना बनाते हैं तो किस प्रकार से ओ एच ओ एच एक श्रृंखला, दूसरी श्रृंखला, एच ओ एच थर्ड अणु OH। इसकी बात करें तो अपन ले लेते हैं ग्लूकोज की अल्फा डी ग्लूकोज के 3 अणु। इनमें लेंगे तो यहां से देखो जल के अणु का निष्कासन, ये ऑक्सीजन इस 1 और 4 कार्बन परमाणु के मध्य बंधित। इसकी बात करें तो यहां से जल के अणु का निष्कासन। इसी प्रकार ग्लूकोज की जो यानी अणु है इस साइड भी ऐड हो सकते हैं तो इस साइड भी ऐड हो सकते हैं। तो यहां से ऑक्सीजन बच रहा है और ये किसके रूप में बाहर निकल रहा है, जल के रूप में, और यहां पर भी क्या रहेगा, फ्री ऑक्सीजन। तो ये तो क्या हो गया NH2O, यहां से भी जल का अणु। जब जल का अणु है अर्थात ये बहुलक है और बहुलक होने के कारण जब इसको आवर्त संरचना के रूप में प्रदर्शित करेंगे CH2OH H OH H OH H
HOC। तो जब यहां पे देखो कि जब ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण इधर जो ग्लूकोज का जो अणु है उनके मध्य बनेगा, तो यहाँ पे वैलेंसी किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर फ्री हो जाएगी। इधर भी क्या होगी, इसके ऊपर। तो ये जो है ये क्या है, बहुलक है। और जब बहुलक को प्रदर्शित करते हैं तो छोटे वर्गाकार कोष्टक के द्वारा वैलेंसी जो फ्री होती है उसको एक छोटे कोष्टक में क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो ये हो गया ग्लाइकोसाइडिक बंध। और ये ग्लाइकोसाइडिक जो बंध है ये किसके मध्य, 1 और 4 कार्बन परमाणु के मध्य। तो एमाइलोज जो श्रृंखला है इनमें जो ग्लूकोज की जो इकाइयां जुड़ी होती है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ी होती है। तो ये तो हो गया एमाइलोज की श्रृंखला। लेकिन यदि एमाइलोपेक्टिन की यदि संरचना बनाएं तो एमाइलो जो पैक्टिन है, ये एमाइलो जो पैक्टिन है ये स्टार्च का एमाइलोपेक्टिन, सेकंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलो जो पैक्टिन है ये स्टार्च का अघुलनशील भाग है, अघुलनशील भाग। अघुलनशील भाग के साथ साथ होता है ये स्टार्च का शाखित श्रृंखला अणु है, शाखित श्रृंखला अणु है, शाखित श्रृंखला अणु। और ये स्टार्च का 80 से 90% भाग बनाता है। इसके बाद में देखें तो इनमें जो है ये ग्लूकोज की इकाइयों के मध्य 1,4 एवं 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। यदि अपन इसकी संरचना देखें तो ये क्या है, ग्लूकोज के 2 अणु। तो यहां पे देखो जब इनके मध्य बनेगा तो ये तो होगा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध। लेकिन इनमें 2 प्रकार की साइडिक यानी लिंकेज पाई जाती है, जिनमें एक तो होती है 1,4 और एक होता है 1,6। यहां पे देखो शाखित श्रृंखला अणु है OH1 कार्बन। इसी प्रकार से यदि अपन एक अणु नीचे और बना ले COCCC, तो यहां पे देखो 1 और 4, ये जो ग्लूकोज है ये अणु, इसका फर्स्ट कार्बन, और ये जो ग्लूकोज की जो इकाई है इसका 6 कार्बन परमाणु ये है। यदि यहां से और यहां से जल के अणु का निष्कासन हो जाए तो इनके जल के निष्कासन के फलस्वरूप ये जो इकाइयां जो जुड़ती हैं
1 और 6 कार्बन के मध्य जो ग्लाइकोसाइडिक जो बंध बनता है ये किस प्रकार से बनेगा, तो यहां से ये कार्बन और ये जो कार्बन है ये ऑक्साइड बंध के द्वारा बन जाता है, बंधित हो जाता है। तो ये जो ग्लाइकोसाइडिक जो बंध है, ये ग्लाइकोसाइडिक बंध ये तो बन रही है 1 से 4 दिशा में, जबकि ये बन रही है 1 से 6 दिशा में। और 1 से 6 और 1 से 4 लिंकेज उपस्थित होने के कारण ये स्टार्च का साकित श्रृंखला अणु होता है। तो ये तो हो गए स्टार्च की जो 2 श्रृंखलाएं हैं, एमाइलोज और एमिलोपेक्टिन। इसके बाद में अपन देखते हैं सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज है ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, और पॉलीसेकेराइड होने के साथ साथ ये पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, जो कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। दूसरा कि जो स्तनधारी है, सेल्यूलोज स्तनधारी है, इनमें सेल्यूलेज नामक एंजाइम अनुपस्थित होने के कारण यह पादप रेशों को पचाने में क्या होता है, असमर्थ होता है। सेल्यूलोज है ये बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों का एक रेखीय बहुलक होता है। कौन सा, यानी जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, जिसमें बीटा डी ग्लूकोज इकाइयां रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती हैं, अर्थात बीटा डी ग्लूकोज मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ करके और सेल्यूलोज का निर्माण करती हैं। अब जब ग्लाइकोसाइडिक जो बंध का निर्माण होता है तो ग्लाइकोसाइडिक बंध की जो दिशा होती है 1 से 4 होती है। तो यहाँ पे देखो जब इसकी संरचना बनाएंगे तो इनमें जो ग्लूकोज है ये बीटा फॉर्म में उपस्थित होता है, और बीटा फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे H और OH, इसी प्रकार OH H OH H H CH2OH। सेकेंड अणु अपन लेते हैं COC OH H OH H CH2OH। यहां पे देखो जब ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होगा तो यह है बीटा डी ग्लूकोज, और बीटा डी ग्लूकोज की जो संरचना है तो यहां से ग्लाइकोज यानी जल के अणु के निष्कासन के फलस्वरूप ये जो है 1 और 4 कार्बन परमाणु ये ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा बंधित होकर के और किसका निर्माण करते हैं, सेल्यूलोज का। तो इसी प्रकार से यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु जल के रूप में, यहां से भी तो ये जो है ये ऑक्साइड यानी ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा बंधित हो जाते हैं। तो ग्लूकोज यानी बीटा डी ग्लूकोज की जो अणु है इस साइड भी ऐड हो सकता है तो उस साइड भी ऐड हो सकता है। तो जो हाव संरचना बनेगी ये किस प्रकार से बनती है, OC ये जो है संरचना ये है सेल्यूलोज की। तो अपने दो
जैव अणु के टॉपिक हैं विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। ये कंप्लीट हो चुके हैं। कल है अपन डिस्कस करेंगे प्रोटीन, जैव अणु।